Good afternoon, student. Myself, Darshika Srivastav. I am a pupil teacher of B.Ed third semester from RKG Educational College. आज हम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साउंड। तो साउंड को डिस्कस करने से पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, साउंड हमारे ईयर्स तक कैसे पहुँचती है, हमारा ब्रेन इसको कैसे परसीव करता है, हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोपोगेट्स एज एन अकाउस्टिक वेव। तो इसे हम समझते हैं। साउंड इज अ वाइब्रेशन। साउंड को हम एक वाइब्रेशन कह रहे हैं। साउंड को हम वाइब्रेशन क्यों कह रहे हैं ये हम अभी आगे समझेंगे। दैट प्रोपोगेट्स, प्रोपोगेट्स का मतलब होता है दैट ट्रेवल्स एज एन अकाउस्टिक वेव। अकाउस्टिक वेव का मतलब ट्रांसफरिंग वेव की तरह जो वेव ट्रेवल करती है उसे हम साउंड कहते हैं। साउंड क्या है? वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है, थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड। यानी जो साउंड की वेव होती है वो हम तक कैसे पहुंचती है? वो किसी ना किसी मीडियम में ट्रेवल करते हुए हमारे तक पहुंचती है, जो कि है गैस, सॉलिड, लिक्विड। यानी हम ये वो मीडियम्स हैं जिनमें साउंड की वेव्स ट्रेवल करते हुए हमारे तक पहुंचती है। इन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, साउंड इज द डिसेप्शन ऑफ सच वेव्स एंड देयर परसेप्शन बाय ब्रेन। सो सारे लिविंग बीइंग्स और सारे नॉन लिविंग बीइंग्स कुछ ना कुछ टाइप्स की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे अंदर ये इनेट टेंडेंसी है या इनेट एबिलिटी है कि हम उस साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो साउंड कहाँ से आ रही है। हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं इजीली कि वो साउंड एक लिविंग बीइंग से आ रही है, किसी नॉन लिविंग थिंग से आ रही है। अगर हम अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और हमारे घर के बाहर डॉग बार्क कर रहा है या फिर कैट आवाज कर रहा है, तो हम उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो कैट की आवाज़ है कि वो डॉग की आवाज़ है। अगर हम बैठे हुए हैं और बादल गरज रहे हैं या फिर बारिश हो रही है, तो हमें पता चल जाता है कि कब बादल गरज रहे हैं और कब बारिश हो रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो ये सब हमारी टेंडेंसी और ये हमारा ब्रेन परसीव करता है। तो साउंड क्या है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। साउंड को हम कहते हैं कि एक तरह की एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, और ये उन बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है जो कि अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती हैं। जब कोई भी पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है? उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है। जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो अपने अंदर अंदर की एनर्जी अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। लेट सपोज कि वो जो पार्टिकल है अगर वो एयर मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी एयर को ट्रांसमिट करेगा थ्रू वेव्स। अब जब वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिसीव करेगा, उसके अंदर एनर्जी आएगी, तो वो भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। इन सेम वे वो पार्टिकल नेक्स्ट पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी मीडियम होता है उसमें जितने पार्टिकल्स होते हैं, सब एनर्जी लेते हैं, वाइब्रेट करता है, वो एनर्जी देता है और एनर्जी लेके वो वाइब्रेट करते हैं और अपने सराउंडिंग पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं। और ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेशन होता है, ये एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए हमारे ईयर्स तक पहुंचती है, और हमारे ईयर्स तक पहुंचकर थ्रू नर्व ये हमारा ब्रेन तक जाती है, और ये ब्रेन हमारी साउंड को परसीव करके हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कुछ आवाज़ हुई है और हम उसे पहचान पाते हैं। हम एक मानते हैं एजम्पशन उसको कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हमने किसी भी टेबल पर एक स्केल रखी, जो आयरन की स्केल होती है, जो स्टील की स्केल होती है, उसको अगर हमने रखा और उसको हमने ऐसे नीचे की ओर किया, तो जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो क्या होती है? वाइब्रेट करती है अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, यानी ऊपर वाइब्रेट करेगी, नीचे वाइब्रेट करेगी, दोनों तरफ वाइब्रेट करती है। और जब वो वाइब्रेट करती है तब हमें साउंड सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, अगर वाटर में हमने ट्यूनिंग फॉर्क रखा है और उसको अगर हम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे पानी के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। तो अब ट्यूनिंग फॉर्क जब पानी में वाइब्रेट किया, तो उसने क्या की? अपनी अंदर की एनर्जी अपने सराउंडिंग मीडियम जो है, जो कि वाटर है, उसको ट्रांसमिट की।
अब वो सराउंडिंग पार्टिकल्स वाइब्रेट होना स्टार्ट हुए, उसके बाद उसने जो अपनी एनर्जी है वो दूसरे पार्टिकल को दी। तो इस तरह पूरे वाटर में एक वेव के फॉर्म में एनर्जी क्या हुई, ट्रांसमिट हुई और वो वाइब्रेट करने लगा और वाइब्रेशन हुआ तो हमें आवाज सुनाई दी। तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। नेक्स्ट पर आते हैं। सो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब हम देखते हैं तो साउंड वेव्स दो फॉर्म की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो वर्टिकल वेव्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव हॉरिजॉन्टल वेव्स होती हैं, which consist of compression and rarefaction traveling through a medium। इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि साउंड के ट्रेवल होने के लिए किसी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई मीडियम होगा, लेट से इट कैन बी एयर, इट कैन बी सॉलिड मीडियम, इट कैन बी लिक्विड मीडियम, एज वेल एज इट कैन बी gas medium. So compressions and rarefactions are there when a sound is traveling in the form of wave. So what is rarefaction and what is compressions? जब भी कोई vibrating body outwards move करती है तो वो क्या करती है, एक प्रेशर इंसर्ट करती है टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम, फॉर एग्जांपल एयर, एंड कॉज देम टू क्लोज टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड compression. When the vibrating body moves inward, pressure on the molecules get reduced. So गैप क्या होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड हमें कॉम्प्रेक्शंस और रेयरफैक्शंस के फॉर्म में सुनाई देती है। किसी भी साउंड वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, लाइक उसकी वेव लेंथ, उसका एम्पलीट्यूड, उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी वेलोसिटी। तो वेव लेंथ क्या होती है, कोई भी साउंड वेव जितनी चले कोई भी साउंड वेव की 5 कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी वेवलेंथ, उसका एम्पलीट्यूड, उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और उसकी स्पीड। सो व्हाट इज दैट वेवलेंथ? कोई भी साउंड वेव जितनी भी डिस्टेंस को 1 सेकंड में ट्रेवल करती है उसे हम उसकी वेवलेंथ कहते हैं। एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड? कोई भी साउंड वेव जितनी डायरेक्शन से, जितनी वेलोसिटी से एक तरफ मूव करती है उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? कोई भी साउंड वेव एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम ले रही है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक वाइब्रेशन करने में या फिर 1 सेकेंड में कोई भी साउंड पार्टिकल कितना वाइब्रेशन कर रहा है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेलोसिटी यानी उसकी वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस पर टाइम। So that is velocity and that is also described as the term speed. So sound requires a medium to travel। हम कह सकते हैं कि साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। साउंड को क्यों किसी मीडियम की ज़रूरत होती है? हम बात करते हैं मीडियम की, तो मीडियम हम तब कह सकते हैं कोई भी मीडियम जब उसमें कोई पार्टिकल्स हों। वैक्यूम क्या है? हम इसे इसको समझने के लिए एक टर्म को समझते हैं जो कि है वैक्यूम। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है, जहाँ पे एयर नहीं प्रेजेंट है। क्यों? जहाँ पे एयर नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो वो साउंड वेव्स को कैरी नहीं कर सकते हैं। हमें किसी भी साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की बहुत ज़रूरत होती है। Sound needs a material medium for their propagation like solid, liquid or gas to travel because the molecules of solid, liquid and gas carry sound waves from one point to another। क्योंकि वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिसकी वजह से वो साउंड को इधर से उधर या फिर वन प्लेस टू अनदर ट्रांसमिट करा पाए। हम कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ही वो मीडियम है जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। भले ही सॉलिड में हम देखते हैं पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, गैसेस में बहुत ही दूर दूर होते हैं, बट पार्टिकल्स तो होते हैं ना। तो पार्टिकल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी साउंड वेव को ट्रांसमिट कराने के लिए, मूव कराने के लिए फ्रॉम one place to another। Sound cannot progress through the vacuum because the vacuum has no molecules which can vibrate and carry the sound waves। साउंड किसी भी वैक्यूम में नहीं ट्रेवल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो उन जगह पर ट्रेवल कर पाए। इसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे
हम अगर कोई भी ऐसे पार्टिकल जिसमें से साउंड आ रही हो उसको अगर हम किसी बेल जार के अंदर रखते हैं, जैसे मैंने अपना फ़ोन अगर किसी बेल जार के अंदर रखा और मैंने फ़ोन को रिंग किया तो मैं देख पाऊँगी कि फ़ोन की रिंग मुझे सुनाई दे रही है। अगर मैंने ऐसे इसको रखा हुआ है, अगर इस फ़ोन में से बेल आ रही है तो मुझे सुनाई देगी। बट अगर इस फ़ोन को मैं एक बेल जार के अंदर रख देती हूँ और तब मैं कहती हूँ कि इसके अंदर से मुझे आवाज़ सुनाई दे, तो वो मुझे नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वो एक बेल जार के अंदर है और उसमें कोई पार्टिकल्स एग्ज़िट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उसमें से हमें साउंड नहीं सुनाई देती है। Speed of sound. Sound waves travels through a medium by alternatively contracting and expanding the parts of medium in which it travels. तो क्या होता है, कोई भी साउंड वेव्स जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपैंड करती है, हर तरह से कुछ करते हुए मूव करते हुए वो ट्रेवल करती है. The speed of sound is the distance traveled per unit time by the sound. In the next section, few sections, let us learn to determine the speed of sound in various medium. So, what is speed of sound? The speed of sound is defined as the dynamic propagation of sound waves. This depends on the characteristic of medium through which the propagation takes place. Speed of sound is used for describing the speed of sound in elastic medium. Okay, so sound travel करती है हर different speed के साथ एक medium में. साउंड की स्पीड तब इंक्रीज होती है जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज होती है. हमने पीछे पढ़ा कि साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए, और हमने वो 3 मीडियम्स पढ़े कि वो 3 मीडियम्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, लिक्विड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, गैस की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है. साउंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, जिसकी वजह से जब उसमें साउंड ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जिसमें वो साउंड ट्रेवल कर रही है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे जैसे स्पीड ऑफ साउंड, जैसे जैसे किसी भी मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी या फिर जिस मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसमें साउंड की जो स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा होगी. जैसे हम कहते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, तो हम क्या कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस पैक्ड है. तो जिस जैसे सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हुई इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस, तो साउंड की स्पीड जो है वो भी जो सॉलिड में होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. फिर आते हैं लिक्विड पे. लिक्विड में हम देखते हैं पार्टिकल्स इन कंपैरिजन टू सॉलिड कम क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो इन कंपैरिजन टू सॉलिड जो साउंड होती है लिक्विड में वो कम होती है. और अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस में हम देखते हैं साउंड की स्पीड सबसे कम होगी. क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स सबसे कम डेंसली पैक्ड होते हैं. और हम कह सकते हैं स्पीड जो होती है वो साउंड की प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है कि जो मीडियम है उसका प्रेशर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी ह्यूमिडिटी कैसी है. तो इन सब फैक्टर्स पे भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है. Speed of sound formula. The formula of speed of sound is given with respect to gases. Gases के रिस्पेक्ट में दिया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इन गैस मीडियम में ही साउंड का ज़्यादातर प्रोपोगेशन या फिर traveling होती है. It is the square root of product of coefficient of adiabatic expansion and pressure of the gas divided by density of the medium. क्यों? क्योंकि साउंड की जो स्पीड होती है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे डिपेंड करती है. सो एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होता है? वो एक्सपेंशन जो कि थ्रू कंटिन्यूअसली होता रहे, सो उस एक्सपेंशन को हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहते हैं. टर्मोलॉजी ऑफ साउंड्स हमने पढ़ा था कि साउंड वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड. सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? डिस्टेंस बिटवीन द रेस्टिंग पोजीशन एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. हमने पढ़ा कि कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट कैसे करता है? अपने मीन पोजीशन, जैसे इसकी मीन पोजीशन ये है, तो मीन पोजीशन से इधर और फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस, फिर फ्रो गया, फिर मीन पोजीशन पे वापस. तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या है? सो एम्पलीट्यूड रेस्टिंग पोजीशन का यहाँ मतलब है मीन पोजीशन से किसी की मीन पोजीशन. सो दिस टर्म रेस्टिंग पोजीशन इम्प्लाइज मीन पोजीशन यानी रेस्टिंग पोजीशन एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव. अब चाहे वेव सिर्फ ये अगर मीन पोजीशन है तो सिर्फ अगर इधर तक जा रही है
तो रेस्टिंग पोजीशन से लेकर टू पोजीशन तक उसकी जितनी डिस्टेंस है इसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। और मान लो वेव यहाँ से वापस आते हुए फिर यहाँ पर आकर फिर इधर की तरफ जा रही है फ्लो पोजीशन पे, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है। सो इतनी टोटल डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड करेंगे जितना वो ट्रेवल कर रही है एक वाइब्रेशन में। एक वाइब्रेशन कैसे होती है, कहाँ से कहाँ होती है? हाउ डू वी काउंट वन वाइब्रेशन? अगर एक पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इधर गया टू साइड पर और ये है इसकी फ्रो साइड। तो ये टू साइड पे गया, फिर अपने मीन पोजीशन पे वापस आया, फिर फ्रो साइड पे गया, फिर अपने मीन पोजीशन पे वापस आया। तो ये हुआ इसका एक वाइब्रेशन। सो एम्पलीट्यूड क्या है कि कोई भी जो वेव है या कोई भी पार्टिकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, रेस्टिंग पोजीशन से मैक्सिमम कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी वो यहाँ तक जा रही है अगर, या फिर और ऊपर तक जा रही है, तो वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग बाय अ स्पेसिफिक पॉइंट पर सेकेंड, यानी कोई भी वेव एक सेकेंड में कितना वाइब्रेट कर रही है उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो एक सेकेंड में उसने दो वाइब्रेशन किए। अब दो वाइब्रेशन का क्या मतलब है? अगर एक पेंडुलम है, वो इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो एक वाइब्रेशन, फिर दूसरा, ठीक है, फिर टू पोजिशन पे गया, फ्लो पे वापस आया, तो ये दूसरा वाइब्रेशन। तो अगर एक सेकेंड में वो तीन वाइब्रेशन करी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी, एक सेकेंड में वो 4 वाइब्रेशन करी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी। नेक्स्ट टर्म है हमारा पीरियड, टाइम इट टेक्स फॉर वन वेव साइकिल टू कंप्लीट। इसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड कौन सा पीरियड है कि कितना टाइम किसी भी एक वाइब्रेशन को लग रहा है, किसी भी एक वेव को लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने पे, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में किसी भी एक वेव को कितना टाइम लग रहा है उसे हम उसका पीरियड कहते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं थ्रू ग्राफ कि एम्पलीट्यूड क्या है, पीरियड क्या है, टाइम क्या है। चलिए यहाँ पे से हम सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल और ये पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन है ये इसकी मीन पोजीशन है, और ये जो साइड है वो टू एंड फ्रो हमने पढ़ा है, इसमें दो साइड में पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एक होता है टू पोजीशन और एक होती है फ्रो पोजीशन। ये है मान लीजिए टू टू पोजीशन, टू एंड फ्रो, और ये वाली पोजीशन जो है वो फ्रो है। फ्रो पोजीशन। सो जब ये पार्टिकल वाइब्रेट किया उधर साइड तो यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम कितना वो डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है। अगर यही पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ से और ऊपर तक जाता तो इसका एम्पलीट्यूड तब कितना होता? ये जो डिस्टेंस होती ये इसकी एम्पलीट्यूड होती। पर इस केस में वो कहाँ तक ट्रेवल कर रहा है? सिर्फ यहाँ तक ट्रेवल किया है उसने, तो ये उसका एम्पलीट्यूड है। सो एम्पलीट्यूड क्या होगा? कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पा रहा है एक किसी भी मीडियम में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टर्म था पीरियड। सो व्हाट इज पीरियड? एक वाइब्रेशन करने में उसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है। जैसे पार्टिकल ने कहाँ से वाइब्रेट करना शुरू किया, पार्टिकल अगर इस मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो अपने पोजीशन पे वापस गया, फिर फ्रो पोजीशन पे गया, फिर मीन पर आया, फिर यहाँ पे जहां से उसने शुरू किया वहां अगर वो खत्म कर रहा है और उस एक वाइब्रेशन करने में उसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, यही क्या होती है उसकी टाइम पीरियड। यानी अगर वो अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, फिर वो टू गया, फिर वो अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर वो फ्रो गया, फिर वो अपनी मीन पोजीशन पे आया, सो ये क्या हो गया? एक वाइब्रेशन, और इसको लगने वाले टाइम को ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो इसको हमने दिखाया, यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट रखी है वाई एक्सिस पे, और इस एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रखा है कि कितना टाइम उसे लग रहा है। सो एम्पलीट्यूड को देखते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड इज नथिंग बट द लाउडनेस और द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स व्हाइल द साउंड इज प्रोड्यूस। कभी भी कोई साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो एम्पलीट्यूड क्या है? कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो पार्टिकल उस मीडियम में कर रहा है उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या है? अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर। सो कोई भी पार्टिकल क्या करता है? या तो कंप्रेशन करता है या तो रेयरफैक्शन करता है। सो
कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के थ्रू ही साउंड का जो प्रोपगेशन होता है किसी भी मीडियम में होता है। कंप्रेशन क्या होती है, कभी भी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अगर आउटवर्ड मूव कर रही है तो वो क्या करती है, वो प्रेशर इंसर्ट करती है ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इट। अगर हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को देखते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम वाइब्रेट करते हैं आउटवर्ड पोजीशन में, तो आउटवर्ड पोजीशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर साइड के पार्टिकल्स पे फोर्स लगाते हैं, तो इसे ही हम कंप्रेशन कहते हैं। रेयरफैक्शन क्या कहते हैं, जब ट्यूनिंग फॉर्क को हम इनवर्ड मूव करते हैं, तो इनवर्ड मूव करने पर क्या होता है, इनवर्ड मॉलिक्यूल्स के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। सो कॉम्प्रेशन क्या है, इट इज अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल एरिया वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर। और रेयरफैक्शन क्या है, इट इज अ रीजन इन वेयर द पार्टिकल्स आर फर्देस्ट अपार्ट। फर्देस्ट अपार्ट रेयरफैक्शन में क्या होता है, जब हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, और कंप्रेशन में हम उस चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और रेयरफैक्शन में क्या कर रहे हैं, हम एक टर्म से समझ सकते हैं, कंप्रेशन का मतलब तो कंप्रेस करना, यानी किसी चीज को जितना वो एरिया ले रहा है उसको और छोटे एरिया में रहने के लिए उसको फोर्स करना, रेयरफैक्शन एक्सपैंड करना। सो इस टर्म से क्लियर होगा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है। इसे भी ग्राफ के थ्रू देखते हैं। रेयरफैक्शन क्या है, जब एक्सपेंशन हो रहा है, किसी भी चीज का एक्सपेंशन हो रहा है तो उसे हम रेयर फ्रैक्शन बोलेंगे, और जब वो चीज कंप्रेस हो रही है तो उसे हम कंप्रेशन बोलेंगे। जब वो आउटवर्ड फोर्स लगाता है तो क्या होता है, कंप्रेशन होता है, और जब वो इनवर्ट फोर्स लगाता है तो क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। तो रेयर फ्रैक्शन में इनवर्ट फोर्स लगता है, इनवर्ड, ओके, और इसमें आउटवर्ड लगता है। सो हमने देखा ट्यूनिंग फॉर्क के थ्रू समझा। ये देखिए इसमें एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए बी। अब जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेस देख रहे हैं, जब इसी साउंड वेव्स के पार्टिकल कॉम्प्रेस हो गए तो कॉम्प्रेशन हुआ। रेयर फ्रैक्शन क्या हुआ, एक्सपेंशन। कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। ऐसा नहीं है कि साउंड वेव रेयर फ्रैक्शन करते हुए हमारे ईयर तक पहुंचेगी या कंप्रेशन करते हुए ही हमारे ईयर तक पहुंचेगी। साउंड वेव रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन दोनों चीजें करेगी और फिर वो हमारे ईयर्स तक पहुंचेगी। ऑडिबल साउंड्स एंड इनऑडिबल साउंड्स। क्या होता है कि हमारे ईयर तक दो तरह की साउंड्स पहुंच पाती है, जिसे हम सुन पाते हैं उसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, और जिसे हम नहीं सुन पाते हैं उसे हम इनऑडिबल साउंड्स कहते हैं। जैसे हम कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन पाते हैं, हम कैट की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुन पाते हैं, हम यूटेंसिल्स की आवाज सुन पाते हैं। कुछ कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो कि हम नहीं सुन पाते हैं। तो ह्यूमन ईयर्स की एक टेंडेंसी होती है, एक लिमिट जो है वो तय की गई है कि जो ह्यूमंस है वो किस से किस रेंज तक की आवाज को इजीली सुन सकते हैं। तो हर्ट्ज, हमने देखा है कि जो साउंड की जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो हर्ट्ज है। सो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो ह्यूमन ईयर इजीली सुन सकता है। 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड होगा तब नहीं उसे ह्यूमन सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड होगा तो भी उसे ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता है। ऊपर होगा यानी बहुत ही लाउड साउंड होगी, ऐसा नहीं है कि 20 हर्ट्ज के ऊपर की आवाज जो होगी वो बहुत लाउड होगी, और 20 हर्ट्ज की आवाज, हर्ट्ज के नीचे की आवाज होगी वो तो बहुत ही कम होगी, वो तो समझ में आ रहा है। पर 20 हर्ट्ज जो है वो आवाज आवाज अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब है कि वो 1 सेकेंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन करती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो दो तरह की वेव्स होती है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वो वेव्स होती है जो कि 20 हर्ट्ज के नीचे होती है, जिसे ह्यूमन ईयर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, ना ही उसे वो सुन सकता है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती है जिसे ह्यूमन ईयर इजिली नहीं सुन पाता, क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज के अबव होती है। सो 20 हर्ट्ज के नीचे की साउंड भी अनऑडिबल है, और 20 हर्ट्ज के ऊपर की साउंड भी हमारे ईयर्स के लिए ही अनऑडिबल है। लाउडनेस और इंटेंसिटी क्या होती है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसपे साउंड डिपेंड करती है, कि साउंड की लाउडनेस किस पे डिपेंड करेगी, उसके इंटेंसिटी पे। सो हम साउंड की लाउडनेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि वो साउंड कितनी फीबल है या कितनी लाउड है। सो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड लाउड भी हो सकती है और फीबल भी हो सकती है।
पिच क्या है? पिच भी एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम 2 साउंड के बीच डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई साउंड कितनी ज़्यादा श्रिल आ रही है और कोई साउंड कितनी ज़्यादा होर्श आ रही है, यानी श्रिलनेस उसकी कितनी कम है। किसी साउंड की पिच बहुत ज़्यादा होती है और किसी साउंड की पिच बहुत कम होती है। तो ये क्या है? साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है। पिच है, उसकी लाउडनेस है, उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है? जब कोई 2 साउंड सेम पिच और सेम लाउडनेस की हो तो हम उसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? उसकी क्वालिटी से डिस्टिंग्विश करेंगे कि कैसे क्वालिटी है। जैसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात देखते हैं तो हम फ्लूट्स देखते हैं, बोंगो देखते हैं, गिटार देखते हैं जो कि सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं और सेम उनकी लाउडनेस होती है। पर वो कुछ डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि एक यूनिक पैटर्न जो होता है सेकेंडरी वेव्स फॉलो करती है जिसका नाम होता है हार्मोनिक्स। नो टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन हैव सेम हार्मोनिक्स। कोई भी 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फॉर एग्जांपल हम गिटार ले लें, फ्लूट ले लें, इन दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात लें तो इन दोनों का सेम हार्मोनिक्स नहीं हो सकता है। किसी भी 2 साउंड जो हम तक आ रही है उसका सेम हार्मोनिक्स नहीं होता है। म्यूजिकल और नोट्स में इस तरह एक डिफरेंस होता है। म्यूजिक क्या होता है? हमारे ईयर पे एक प्लीजिंग साउंड क्रिएट करती है और नॉइस क्या होता है? इरिटेटिंग होती है हमारे लिए। ये जो होता है म्यूजिक एक रेगुलर वाइब्रेशन को फॉलो करता है। इसी तरह जो नॉइस है वो एक इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे ईयर्स तक पहुंचता है और हमें डिस्टर्ब करता है, हमारी ईयर्स के लिए इरिटेटिंग होता है। इसमें जो वेव फॉर्म होता है वो भी रेगुलर होता है और इसमें जो वेव फॉर्म होता है वो क्या होता है? इरेगुलर होता है। ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स आप क्लियर होगा यहाँ तक। लेस देन 20 हर्ट्ज साउंड जो होती है इंफ्रासोनिक और अबव 200 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक होती है। अल्ट्रासोनिक एक तरह की वेव्स है, जैसे कि जब भी कोई डिजास्टर आने वाला होता है तो एलिफेंट और डॉग जो होते हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो वो जो साउंड्स होती है वो अल्ट्रासोनिक होती है। और इंफ्रासोनिक कौन सी वेव्स होती है? जो कि फिशेस होती हैं, डॉल्फिन्स होती हैं, ये वो साउंड रिकॉग्नाइज कर सकती हैं जो कि 20 हर्ट्ज के भी नीचे होती है। हमारे ईयर्स इसको नहीं सुन सकते पर कुछ एनिमल्स के पास ये स्पेशलिटी होती है, ये इनेट एबिलिटी होती है कि वो साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और जैसे कि 20 हर्ट्ज के केस में जो डॉल्फिन्स हैं और 20,000 हर्ट्ज के केस में एलिफेंट्स हैं और डॉग है और इसके केस में डॉल्फिन है। तो ये इसके एग्जांपल्स है कि कौन ये जो साउंड्स है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, सुन सकता है। बाकी 20 हर्ट्ज 20 से लेकर, अगर कोई साउंड 20 से लेकर 20,000 तक है तो उसे हम इजीली सुन सकते हैं। 20,000, हमारा ईयर उसको इजीली सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। हमने देखा कि अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमारी इंफ्रासोनिक रेंज से ज्यादा होती है, इस वजह से वो हमारे लिए ग्रेटर होती है और हमारे साउंड के लिए अनरिकॉग्नाइजेबल होती है। सो थैंक यू क्लास। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके टर्म्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक, ये सब आपको क्लियर होगा। थैंक यू।